हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका D12 क्लासेस पे। मैं लाया हूँ आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की एक सीरीज़, जिसमें करीब 7 से 8 वीडियो बनेंगी। तो शुरू करते हैं ऑफिस वर्ड 2007 की पहली वीडियो। शुरू करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल बार की हेल्प से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने विंडो ओपन हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की। यहाँ हमारे सामने मेन्यू बार पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये 7 तरह के ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम होम पर क्लिक करेंगे। होम पर हमारे सामने सबसे पहले है क्लिपबोर्ड, उसके बाद फंट, फिर पैराग्राफ, फिर स्टाइल और फिर एडिटिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट और फिर फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले हम अपने पेज पर आएंगे। यहाँ मैं आप लोगों को एक कमांड बताने जा रहा हूँ, =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे कुछ 10-12 लाइनें टाइप होके आ जाएंगी। ये लाइनें हमारी हेल्प करती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो वापस हम अपने क्लिपबोर्ड वाले फंक्शन पे आते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। देखो, जब मैं फॉर्मेट पेंटर पे आता हूँ तो ये फॉर्मेट पेंटर थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, लेकिन जब मैं कट, कॉपी, पेस्ट पे जाता हूँ तो ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमें एक ज़रूरी बात समझनी होगी कि किसी भी फंक्शन को, यहाँ जितने भी फंक्शन हैं उन फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर आइटम को, वर्ड को, लाइन को, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो माउस की हेल्प से आप इस तरह से लेफ़्ट क्लिक करके ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी जाओगे वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, माउस को जहाँ भी सिलेक्शन देना है वहाँ क्लिक करके छोड़ दो, उसके बाद शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करेंगे। अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट जो भी करना चाहोगे इस तरह से शिफ्ट प्लस एरो की, तो ये सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान दो दोस्तों, जिस तरह जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, यहाँ पे मेरा कट और कॉपी हाईलाइट हो चुका है। दोबारा से कहीं बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दो, देखो ये वापस अनहाईलाइट हो गया, मतलब अब ये हाईलाइट नहीं है, मतलब अब ये काम करने के लिए रेडी नहीं है। तो दोबारा से हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कट के ऊपर। तो जैसे मैंने यहाँ पे कट किया, ये जो टेम्पलेट नाम का वर्ड था ये मेरा गायब हो गया। अब इसको हम कहीं और जाकर पेस्ट कर देंगे। तो कट का मतलब होता है पर्टिकुलर सेलेक्ट किए हुए आइटम को वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पेस्ट करना। अब बात करते हैं कॉपी की। तो कॉपी के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट लुक, ये पर्टिकुलर 3 वर्ड मैंने उठा लिए, कॉपी कमांड दी और कहीं दूसरी जगह जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो कट और कॉपी में ये अंतर है कि कट तो पर्टिकुलर उस सेलेक्ट किए हुए वर्ड को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पेस्ट करवाता है, और जो कॉपी की जो कमांड होती है वो उस पर्टिकुलर उस चीज़ को वहीं रखती है और दूसरी जगह पेस्ट भी करवा देती है। तो कट और कॉपी में फ़र्क समझ में आ गया होगा। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम फ़ंट की बात करते हैं। तो फ़ंट में यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन, इसको ये हमारा फेस चेंज करने के लिए होता है। फेस चेंज मतलब जैसे मान लो ये कुछ 5-6 वर्ड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो एरो का बटन दिया हुआ मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे बहुत सारे फेस हैं। ये देखो, जिस पर्टिकुलर जिन 4 वर्डों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, 4-5 जितने भी वर्ड थे, वो उनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, मतलब उनका फेस चेंज हो रहा है, फ़ंट का फेस चेंज हो रहा है। ये बहुत सारे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई इस तरह का ले लेता हूँ जो बिल्कुल अलग हो। जैसे मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट नाम का एक फ़ंट फेस ले लिया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये दोनों कितने अलग हैं आपस में। देखो, जब जो मेरे पास मान लो ये होम नाम का वर्ड है, मैंने इस पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कैलिबरी नाम का फेस है। जब मैंने यहाँ पे कैन पे क्लिक किया तो यहाँ पे इम्पैक्ट नाम का फेस है। तो समझ में आ गया होगा। वेन को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम किसी भी टाइप का फेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साइज़ की। तो पर्टिकुलर हमें उस वर्ड को सेलेक्ट करना होता है जिस पे हमें चेंजेस करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इस तरह से उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी करना हो।
दूसरा ये दोनों ऑप्शन भी साइज़ छोटे बड़े करने के हैं। यहाँ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हम जैसे टाइप करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 15, तो 15 के हिसाब से ऑटोमेटिक वो 15 के साइज़ का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप 15, 16, 22, 24 जो भी है वहाँ पे अपने हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक के दो ऑप्शन और अंडरलाइन के 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्या, जैसे मैंने बी पे क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट में चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। जैसे मैंने मान लो ये पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, तो बी पे मैं जब क्लिक करता हूँ, जब बोल्ड हो जाता है मतलब ये हाईलाइट हो चुका है। हाईलाइट होने का मतलब है ये काम करना शुरू हो चुका है। अब यहाँ हाईलाइट है मतलब कि अब ये काम नहीं कर रहा। जैसे मैंने बोल्ड किया तो यहाँ पे देखो चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ी सी इनकी जो इंक की मोटाई है वो थोड़ी सी चौड़ी हो चुकी है। इटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है यू अंडरलाइन करने के लिए। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अगर बीच में से किसी पर्टिकुलर वर्ड के, लाइन के या पैराग्राफ के बीच में से अगर कोई कटिंग करवानी है तो यहाँ पे ABC ये स्ट्राइक थ्रू नाम का ऑप्शन होता है। इस तरह से यहाँ पे ये बीच में से कट लग जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। तो सबसे पहले बात करेंगे सबस्क्रिप्ट की। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे H2O लिखा, तो H2O के बारे में सब बच्चों को पता होगा। H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। लेकिन जैसे मान लो मैंने यहाँ पे H2O लिख तो दिया है, लेकिन ये जो 2 है वो H और O के साइज़ का ही है। तो इस 2 को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे और ये नीचे आ जाएगा। अब ये लग रहा है कि हाँ भाई ये H2O का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऐसी x के पावर मेरे को 2 बनानी है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है ये बिल्कुल x के बराबर का है। तो सबस्क्रिप्ट के साथ में यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है, इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये जो 2 है ये ऊपर की तरफ जा चुका है। थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, यहाँ पे साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे केस की। तो देखो केस क्या होती हैं, ये 5 तरह के केस होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। सेलेक्ट किया जिस पर भी मेरे को अप्लाई करना है ये फंक्शन। सेंटेंस केस क्या काम करता है, इसको सेंटेंस की फॉर्म में कर देगा। कहने का मतलब पहला लेटर बड़ा जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए बाकी सारे छोटे, फिर पहला लेटर बड़ा जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए बाकी सारे लेटर छोटे। लोअर केस में क्या होता है, सारे के सारे छोटे हो जाएंगे। अपर केस सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखो यहाँ पे ध्यान दो फंक्शन चेंज करने से पहले कि सभी के सभी वर्ड जो हैं, जो भी वर्ड लिखे हुए टाइप के हुए हैं, सब के सब अपर केस में है। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक किया तो हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा और बाकी सारे छोटे, बड़ा और बाकी सारे छोटे, पहला लेटर बड़ा बाकी सारे छोटे, यहाँ आखिरी तक पहला लेटर बड़ा बाकी सारे छोटे। और ये फंक्शन सिर्फ उन्हीं पर अप्लाई हो रहा है जिनको मैंने सेलेक्ट किया है। जो बाकी के अनसेलेक्ट रह गए हैं उन पर इस तरह का कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जिस पे भी हम सिलेक्शन देंगे उस सिर्फ काम उसी पे होगा। उसके बाद है टॉगल केस। टॉगल केस का क्या काम होता है, जो लेटर कैपिटल में है उसको अपर केस में कर देगा, सॉरी उसको लोअर केस में कर देगा, और जो अपर केस में है उसको लोअर केस में कर देगा। मतलब छोटे को बड़ा कर देगा, बड़े को छोटा कर देगा। तो दोबारा देखते हैं इसको भी, टॉगल केस। तो देखो ये इसने अपोजिट काम कर दिया है। समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे छोटे में थे तो सारे के सारे बड़े हो गए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पहला लेटर छोटा बाकी सारे बड़े, पहला लेटर बाकी छोटे सारे बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो पहले से टाइप किया हुआ था अगर वो स्मॉल लेटर में है तो टॉगल केस उसको चेंज करके अपर केस में कर देगा, और अगर वो अपर केस में था तो टॉगल उसको चेंज करके स्मॉल लेटर में कर देगा। बात बिल्कुल मामूली सी है, समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर और टेक्स्ट कलर की। तो हाइलाइटर क्या होता है, ये दो ऑप्शन होते हैं, हाइलाइटर और कलर। हाइलाइटर के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट हाइलाइटर के अंदर जहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है उसके पीछे के साइड ये जो ब्लैक ब्लैक जो सिलेक्शन हो रखा है इसको चेंज कर देगा। समझ में आ गया होगा। लेकिन टेक्स्ट जो है वो जो का तो ब्लैक कलर का ही है। और टेक्स्ट कलर क्या होता है, फंट कलर जो कि है
ये पर्टिकुलर उस वर्ड को कलर कर देगा, मतलब ये उस टेक्स्ट को कलर कर रहा है। ये टेक्स्ट जहाँ पे प्रिंट हो रखा है उसके पीछे के हिस्से को कलर करेगा, और ये जो है वो पर्टिकुलर उस टेक्स्ट को ही कलर कर देगा। तो मेरे ख्याल से सारे फंक्शन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इस वाले फंक्शन की। तो देखो पर्टिकुलर हम मान लो किसी वर्ड पर 2-4 फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। मैंने उसको थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा कर दिया है, उसका फेस मैंने चेंज कर दिया है, मैंने उसको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, सब्सक्रिप्ट भी, स्ट्राइक थ्रू भी कर दिया, सबस्क्रिप्ट भी कर दिया, सुपर स्क्रिप्ट जो भी है, मतलब कोई एक ही फंक्शन अप्लाई हो सकता है। तो फिलहाल मैं इनको छोड़ ही रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे उसको कलर भी चेंज कर दिया, मैंने उसको यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया है, और मैंने यहाँ पे उसको टेक्स्ट हाइलाइटर भी कर दिया है। तो सबसे पहली बात ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, देखो अगर मुझे, मैंने किसी भी वर्ड के ऊपर जो फॉर्मेट अप्लाई कर रखे हैं उनको हटाना चाहता हूँ, तो हटाने के लिए मुझे वापस उसको सेलेक्ट करना होगा, फिर जो भी बोल्ड है उसको हटाएंगे इस तरह से। दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप जितने भी फंक्शन मैंने यहाँ पे कर रखे थे वो सारे के सारे दोबारा से चेंज करने पड़ेंगे। ये ग्रीन कलर का है, तो वापस इसको सेलेक्ट करके मेरे को वापस यहाँ पे ग्रीन पे जाना होगा, और फिर वापस इसको ब्लैक करना पड़ेगा। तो ये सारे काम ना करके मैं डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, तो वो जितने भी फंक्शन मैंने अप्लाई कर रखे थे सबको एक बार में हटा देगा, सिर्फ टेक्स्ट हाइलाइटर के। क्लियर फॉर्मेटिंग सिर्फ जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपर काम करता है, उसके पीछे के जो बैकग्राउंड कलर के ऊपर काम नहीं करता। तो मेरे ख्याल से क्लियर फॉर्मेटिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? तो सबसे पहले हम इन सारे फंक्शन को मिटा देते हैं। दोबारा से हम इक्वल टू आर एन डी कमांड का यूज़ करके कुछ वर्ड टाइप कर देते हैं। मान लो इस पहली लाइन पर मैंने, इन वर्डों पर मैंने कुछ कमांड अप्लाई कर दिया। मैंने इसका साइज़ भाई मैंने कर दिया 20, और इसका कलर कर दिया मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, और इसका फेस भी मैंने चेंज कर दिया है। मान लो यहाँ पे अरोनी कुछ नाम से कुछ फेस है, मैंने ये चेंज कर दिया। मैंने इसको यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है। अब एक लाइन को मैं और चेंज कर लेता हूँ अपने हिसाब से। मैंने इसका साइज़ भाई यहाँ पे 25 कर दिया है, और इसको मैंने रेड कलर दे दिया है, और इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और इसको मान लो मैं इम्पैक्ट नाम का या फिर कुछ और इस तरह का ये मैंने फेस चेंज कर दिया है। अब मैं इन दोनों फेस को, या जो भी मैंने इस पे जो भी मैंने ऑप्शन या फंक्शन जो भी अप्लाई कर रखे हैं, जो भी मैंने फ़ॉन्ट चेंजेस किए हैं, वो मैं मान लो इस रिस्टोर नाम के वर्ड पर लगाना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर क्या साइज़ था, क्या फ्रंट फेस था, अंडरलाइन था कि नहीं था, ये सारी चीज़ें। तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। उस चीज़ को फटाफट एक ही क्लिक में करने के लिए मेरे पास फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होता है। कुछ नहीं करना, फॉर्मेट पेंटर सबसे पहले जिस वर्ड का मुझे फॉर्मेट उठाना है उस वर्ड पे हम लेके जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे मेरे माउस के साथ में यहाँ पे ब्रश आ चुकी है। जब ये ब्रश आ जाए तो इसका मतलब ये है कि भी इसके अंदर ये जो इंसर्ट का जो ये जो फॉर्मेट है ये इसके अंदर फिल हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस डायरेक्टली वर्ड पर जाकर इस तरह से छोड़ दूंगा, तो जितने भी फॉर्मेट इस इंसर्ट पे लगे हुए थे वो डायरेक्टली पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार दोबारा से देखते हैं। मान लो मुझे इस टेक्स्ट नाम के ऊपर जो भी फॉर्मेट लगा हुआ है, मेरे को नहीं पता क्या क्या लगा हुआ है, लेकिन मैं लगाना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे। ये फिल हो चुका है टेक्स्ट का सारा फॉर्मेट, और एक क्लिक में जहाँ तक मैं सिलेक्शन दूंगा वहाँ तक वो चेंज होके मेरे सामने आ जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत ही कमाल की चीज़ है, समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट पेंटर मतलब जो पहले से फॉर्मेट अप्लाई हो रखे हैं मेरे करंट पेज पर, उसी फॉर्मेट को एक क्लिक में या 2 क्लिक में फटाफट से अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा।
तो हमारा क्लिपबोर्ड और फॉन्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले हम सभी चीज़ों को मिटा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बुलेट लाइब्रेरी। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बिल्कुल यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अगर नन पे क्लिक करते हैं तो मेरा पेज बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। जैसे मान लो मैंने बुलेट ले लिया, ये कुछ सर्कल टाइप का है, स्क्वायर टाइप का, ये कुछ पिक्चर टाइप की है, ये कुछ डिज़ाइन है। मान लो मैंने बुलेट ले लिया, मैंने कुछ भी टाइप किया, फिर एंटर किया, समझ में आ रहा होगा। तो ये जो भी डार्क सर्कल है ये इस तरह से अपने ऑटोमेटिक प्रिंट होके आता रहेगा। ये मेरी बुलेट लाइब्रेरी है। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पे नंबरिंग लाइब्रेरी होती है। किसी भी फंक्शन पे क्लिक करेंगे, उस फंक्शन का फॉर्मेट वहाँ पे चेंज होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे इस तरह से क्लिक किया, ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आ रहा होगा, नंबर चेंज होके आ रहे हैं। ये नंबरिंग लाइब्रेरी है। अब उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है, ये होता है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए मान लो मैंने इस पहले वाले फंक्शन पे क्लिक कर दिया। इस फंक्शन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 1 के बाद डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी टाइप किया मैंने यहाँ पे टाइप किया फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ चुका है। देखो जब तक ये सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है तब तक ये वही चीज़ है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी नंबरिंग लाइब्रेरी के अंदर। लेकिन यहाँ पर लिस्ट के अंदर क्लिक करने के बाद ये एक अलग अलग लेवल बन जाते हैं। लेवल को चेंज करने के लिए हम टैब का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं टैब पर क्लिक करूँगा ये 1 का पार्ट बन के आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप किया हमने, एंटर। अब मान लो यहाँ पे सी का भी कोई पार्ट है, तो फिर से मैं टैब क्लिक करूँगा। अब मुझे वापस बैक जाना है तो शिफ्ट के साथ मैं टैब प्रेस कर दूँगा तो मैं बैक आ जाऊँगा। अब मुझे और बैक जाना है तो एंटर प्रेस करके शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर देंगे, वापस हम 2 पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि अगर मुझे अलग अलग लेवल बनाने हैं, सब लेवल बनाने हैं, तो मुझे टैब का यूज़ करना पड़ेगा। और उन लेवल से बाहर निकलना है, उन सब लेवल से बाहर निकलना है तो शिफ्ट के साथ टैब यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इंडेंट की। यहाँ पे 2 तरह के इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये क्या चीज़ होती है? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। हम यहाँ पे अपनी कमांड यूज़ करके कुछ टाइप कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे स्पेस देकर पर्टिकुलर उस वर्ड को या लाइन को या पैराग्राफ को थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये जो हमारा टैब होता है, टैब जो की होती है वो भी पर्टिकुलर किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को लेफ़्ट से राइट साइड में ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। और वापस आना हो तो शिफ्ट के साथ टैब टैब दबाऊंगा तो लेफ़्ट से राइट, और शिफ्ट प्लस टैब वापस राइट से लेफ़्ट। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। अगर मैं इंक्रीज इंडेंट करूँगा तो ये मेरा लेफ़्ट से राइट साइड में जा रहा है और राइट से लेफ़्ट साइड में जा रहा है। लेकिन ये स्पेस प्रेस करके या टैब यूज़ करके या इंडेंट यूज़ करके ये तीनों थोड़ी सी अलग अलग बातें हो जाएंगी, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लो कि इंडेंट यूज़ करने की वजह से हम लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट आते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे अलाइनमेंट की। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। पहला होता है लेफ़्ट, दूसरा होता है सेंटर, फिर राइट और फिर जस्टिफाई। तो जैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पे क्लिक होता है तो लेफ़्ट इस तरह से नज़र आएगा। सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो सभी के सभी वर्ड मेरे सेंटर में आ चुके हैं। राइट पे क्लिक करूँगा तो राइट में जा चुके हैं। और जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो सभी ये जो हमारी
जो मार्जिन छुटा हुआ होता है जहाँ से स्टार्ट हो रखा है उसको बड़े तरीके से मैनेज करके हमारे सामने दे देता है वर्ड के हिसाब से। ये तो था जब जब हमारे पास फॉर्मेट पहले से टाइप किया हुआ हो। अब बात करते हैं जब मेरे पास फॉर्मेट टाइप ना हो। तो जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक कर दिया लेफ़्ट वाले पे, तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ टाइप करते हुए जा रहे हैं। अब मैं सेंटर पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिक सेंटर पे आ चुका है। मैं जितनी बार भी टाइप करूंगा मैं सेंटर से ही टाइप करवाऊंगा। एंटर, एंटर, एंटर प्रेस करने के बाद भी सेंटर में ही हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद भी सेंटर में ही हूँ। मेरे ख्याल से बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं राइट अलाइनमेंट की। तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिक राइट साइड में जा चुका है। जो भी मैं टाइप करूँगा वो हमेशा राइट साइड में रहेगा। जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या होता है? कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पे इस तरह से, जस्टिफाई हमेशा लेफ़्ट से ही शुरू होता है। लेफ़्ट वाले में और जस्टिफाई में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस इतना ही है कि जो भी मेरा जो भी मेरी लाइनें थी वो मार्जिन के हिसाब से एडजस्ट होके आ जाती हैं। इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा इसको क्लियरली देख पाएंगे। देखो ये मार्जिन के साथ बिल्कुल अच्छे से तरीके से मैंने लगाया हुआ है। लेकिन अगर मैं इनको लेफ़्ट, सेंटर या राइट इनमें से कोई ऑप्शन यूज़ करूँगा तो देखो ये थोड़ा सा इनका चेंज हुआ है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी देखने के बाद। अब बात करते हैं पैराग्राफ में या फिर लाइनों के बीच में स्पेस देने की। तो इस तरह से सेलेक्ट किया। अगर मैं 1 पे क्लिक कर देता हूँ तो इन लाइनों के बीच में 1 का गैप रह गया। ये अपने हिसाब से जितना चाहता हूँ मैं गैप एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मेरे को ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये जो पैराग्राफ है उससे ऊपर स्पेस मिल गया है मेरे को। ये ब्लैक पोर्शन थोड़ा सा बढ़ चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है थोड़ा सा गैप इंक्रीज हो चुका है। बात समझ में आ गई होगी। अब अगर ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करता हूँ तो पैराग्राफ के बाद का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, इसका मतलब ये स्पेस जो है वो इंक्रीज हो चुका है। दोबारा से मैंने क्लिक किया और रिमूव कर दिया तो ये पैराग्राफ का स्पेस जो भी था बाद में वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद बात करूँगा मैं यहाँ पे थीम कलर की। तो सबसे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर पढ़ा था। तो टेक्स्ट हाइलाइटर क्या काम करता था, जो भी मैंने आइटम सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसमें कलर में चेंज आ जाएगा कुछ इस तरह से बैकग्राउंड में। यहाँ मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट किया। पूरे पैराग्राफ को कलर करने के लिए हम थीम कलर का यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये जो होता है ये पर्टिकुलर उस पैराग्राफ मतलब सिलेक्शन किए हुए, अगर देखो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर मैं इस तरह से इस पर चेंज करूँगा तो कोई चेंज नहीं होगा। मैंने कहीं पे सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, मैंने सिंपल सिर्फ गैलरी के बीच में या दाएं बाएं कहीं भी ले जाकर सिर्फ कर्सर को रखा हुआ है। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाके अगर इनको चेंज करता हूँ तो ये कलर चेंज हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। पूरे पैराग्राफ को एक ही बार में कलर करने के लिए थीम कलर का यूज़ करते हैं और सेलेक्ट करके अपने हिसाब से पर्टिकुलर वर्ड को या सेंटेंस को कलर करना हो तो टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करके थीम कलर का यूज़ भी कर सकते हैं इस तरह से। तो थीम कलर हमारा एज ए टेक्स्ट हाइलाइटर काम भी कर सकता है और भाई एक बार में क्लिक करके पूरे पैराग्राफ को भी क्लिक कर सकता है। लेकिन टेक्स्ट हाइलाइटर जब काम करेगा जब मैंने किसी वर्ड को सिलेक्ट किया हुआ होगा। तो बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो उसके बाद बात करते हैं बॉर्डर की। तो ये बॉर्डर हैं, अलग अलग टाइप के बॉर्डर हैं, बड़े सिंपल से बॉर्डर हैं। क्लिक करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ही काम करेगा। यहाँ पे मैंने बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया तो देखो बिल्कुल आखिरी में एक लाइन आ चुकी है क्योंकि हमने बॉटम बॉर्डर दिया हुआ था। सेलेक्ट करता हूँ दोबारा। अब टॉप पे बॉर्डर आ चुका है।
होल बॉर्डर में चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है, बीच में दाएं भी। ये बीच में बॉर्डर आने का मतलब क्या है, जहाँ पर भी एंटर यूज़ हुआ होगा वहाँ बॉर्डर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे अदर के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस किया था, तो एंटर अदर के बाद यहाँ पे देखो मैं हर एक वर्ड को ब्लैक कर देता हूँ, वापस उसके नॉर्मल फॉर्म में ले आ जाता हूँ, तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जहाँ पर भी मैं एंटर प्रेस करूँगा बॉर्डर देने के बाद वहाँ पे लाइन आ जाएगी। तो ये बॉर्डर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बड़ी सिंपल सी है, जहाँ पर बॉर्डर चाहिए होगा हम वहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं हर एक चीज़ को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब हम समझेंगे यहाँ पे शॉर्ट। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट का मतलब पता होना चाहिए, SORT। ये छोटा वाला शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट मतलब जो भी आइटम हो उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है। अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल, ये दो वर्ड होते हैं हमारे सामने, दो तरह के, उनको अरेंज करने के लिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 5 6 0 4 7 8 9 25 52 63 45 इस तरह के कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। इस पर क्लिक करेंगे, असेंडिंग पे जाना है तो असेंडिंग पे क्लिक कर देंगे, डिसेंडिंग पे जाना है तो डिसेंडिंग पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले बड़ा और लास्ट तक आते आते छोटे में। वापस क्लिक किया, असेंडिंग पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये सेम ABCD के ऊपर भी अप्लाई होता है, DASVB, कोई भी वर्ड टाइप कर दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असेंडिंग में क्लिक करूँगा तो ABCD के हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी इनकी क्रम है चेंज हो जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। तो हमने थोड़ी देर पहले हमने एक इंडेंट, जो मैंने एक बात बताई थी कि इंडेंट हमारा टैब और स्पेस की तरह से यूज़ तो होता है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क होता है, तो वो चीज़ अब समझ में आएगी। दोबारा से बता देता हूँ मैं कि ये मान लो यहाँ पे ऑन, ये जो भी वर्ड है, अगर मैं स्पेस देता हूँ तो भी सरक जाते हैं, और टैब यूज़ करता हूँ तो भी सरक जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इंडेंट यूज़ करता हूँ तो भी सरक जाते हैं। लेकिन इन दोनों तीनों ऑप्शनों में मतलब इधर उधर अपने प्लेसेस चेंज करने में फ़र्क है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे इसके बारे में। ये होता है शो हाइड। शो हाइड क्या होता है, देखो शो हाइड में जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गए हैं, ये कुछ ड्रॉ के आ गया है। समझ में आ गया होगा। देखो अगर मैं देखो मुझे इस पेज पे कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरे लिए बिल्कुल ब्लैंक है। मैंने थोड़ा सा स्पेस यूज़ कर लिया, मैं स्पेस यूज़ कर चुका हूँ। फिर मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर को मैं यूज़ कर चुका हूँ, और फिर मैंने टैब यूज़ किया। मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने पेज भर दिया, लेकिन ये हमें ब्लैंक नज़र आ रहा है। देखो इसी चीज़ को पहचानने के लिए कि मेरे पेज पर एक्स्ट्रा फॉर्मेट जो नज़र नहीं आ रहा वो कितनी उसने जगह घेरी हुई है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे शो हाइड का ऑप्शन होता है। देखो मैंने कितनी बार स्पेस यूज़ किया है, कितनी बार मैंने एंटर यूज़ किया है, कितनी बार मैंने टैब यूज़ किया है, वो सारी की सारी चीज़ें इसके एक क्लिक करने के बाद नज़र आ जाएंगी इस तरह से। अगर मैं स्पेस यूज़ करता हूँ तो स्पेस के नाम का यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं एंटर यूज़ करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का, ये पाई टाइप में कुछ निशान है, ये बन के आ जाएगा। और अगर मैं टैब यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे एरो करके निशान आ जाएंगे। और अगर मैं इंडेंट यूज़ करता हूँ तो ये टैब के इस निशान को इधर उधर सरका रहा है। इसका मतलब क्लियर ये है कि जब मैं इंडेंट यूज़ करता हूँ
तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्पेस कवर नहीं हो रहा। अब दोबारा से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं टैब यूज़ करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे W लिख दिया, और अगर मैं यहाँ पे टैब यूज़ करता हूँ, तो उसके नाम का यहाँ पे एरो आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस यूज़ करता हूँ तो उसके नाम का यहाँ पे टैब आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे इंडेंट यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का स्पेस यूज़ नहीं हो रहा, मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का कोई KB और MB यूज़ नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो शो हाइड, तो पैराग्राफ के सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या दोबारा से समझनी हो, तो मैं वो चीज़ अच्छे से दोबारा से क्लियर कर दूँगा। अब उसके बाद आते हैं हम स्टाइल के ऊपर। तो स्टाइल ये कुछ बने बनाए फॉर्मेट होते हैं जिनको वन क्लिक के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इस पैराग्राफ पे क्लिक किया, तो समझ में आ रहा होगा, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो किसी का पूरे वर्ड पे जाता है ऑप्शन, किसी का पूरे पैराग्राफ पे जाता है, किसी का पर्टिकुलर सिलेक्ट किए हुए पर जाता है, तो वो अपना अपना अलग फंक्शन है। बात अब ये है कि ये जो पहले से बने हुए जो फॉर्मेट हैं, क्या सिर्फ ये इतने ही रहते हैं? हम अपना खुद का भी फॉर्मेट बना सकते हैं। तो हमने ये चीज़ अपनी अच्छे से समझ में आई है। अगर ये मेरे अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, तो स्टाइल के अंदर मैं अपना खुद का भी फॉर्मेट यहाँ डाल सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऑन द इंसर्ट टैब के ऊपर कुछ अपने फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ, जो मैं अब खुद के नए बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे डार्क कलर पे क्लिक, सॉरी रेड कलर पे क्लिक किया, मैंने उसका साइज़ मान लो यहाँ पे 22 दे दिया, और यहाँ पे मैंने ये कुछ अहो इम्पैक्ट नाम का ये जो फ्रंट फेस है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको इटैलिक भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ अपनी फ़ाइल को सेव करने के बाद इसका नाम है AA नाम से, यहाँ पे कहीं भी सेव कर देता हूँ। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और ये फाइल सेव हो गई है AA नाम से। यहाँ पे टाइटल बार पे AA नाम से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, AA नाम से मेरी फाइल सेव हो चुकी है। तो ये वो ऑप्शन है जो पहले से बने बनाए हुए हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन मुझे अपना खुद का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है। तो जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे इस तरह से क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। ये जो भी यहाँ पे ऑप्शन था, ये जो भी फॉर्मेट अप्लाई हो रखा था, ये अब इसके अंदर यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे अपने हिसाब से नाम चेंज कर लेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे ZA नाम दे दिया और ओके कर दिया। यहाँ पे जो भी चेंज हुआ उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी डाटा नहीं है, तो मैंने इक्वल टू आर एंड यूज़ करके यहाँ पे अपने चेंजेस कर लिए। अब देखो यहाँ पर मेरे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना फॉर्मेट चेंज बनाया था वो यहाँ आ चुका है। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि इस तरह से हम अपने फॉर्मेट को यहाँ पे सेव करा सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पे लेके जाएंगे और वो उसको उस हिसाब से चेंज कर देगा। फॉर्मेट पेंटर और ये कुछ एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ये जो पहले से फॉर्मेट पड़ा हुआ उसको चेंज करने के लिए होता है, लेकिन ये जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे डाल दिया उसको वन क्लिक में मान सकते हो कि ये दोनों कुछ एक तरह से काम कर रहे हैं। ये जो भी फॉर्मेट मैंने चेंज किया उनमें कलर वगैरह या फिर कलर फंड चेंज करने के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ये अपने आप करके देखोगे समझ में आ जाएगा, वहाँ पे चेंज होती चली जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं फाइंड की, रिप्लेस की और सेलेक्ट की। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड टाइप कर लिए, फाइंड पे क्लिक करें किया, और यहाँ पे मैंने मान लो फाइंड करना चाहता हूँ कैन नाम का एक वर्ड। तो जैसे मैं फाइंड
इन या फाइंड नेक्स्ट कहीं पे भी क्लिक करूँगा, ये उस पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करके मेरे को दे देगा। यहाँ पे उसने फाइंड आउट करके दे दिया मेरे को। दोबारा से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये जितनी बार भी फाइंड नेक्स्ट करके जितनी बार भी मेरे को होगा उतनी बार मेरे को दिखा देगा। रिप्लेस का मतलब होता है, मान लो मुझे रिप्लेस करना है, मान लो कैन की जगह मुझे लिखना है फैन, तो जितनी बार भी कैन होगा उतनी जगह ये फैन कर देगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कैन था, यहाँ पे फैन हो चुका है, यहाँ पे कैन था, यहाँ पे फैन हो चुका है, यहाँ पे कैन था, यहाँ पे फैन हो चुका है। आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे चमत्कार के वर्ड को एक दूसरे वर्ड के साथ चेंज किया हुआ था, तो वो इसी रिप्लेस कमांड की मदद से किया था। यहाँ पे चमत्कार और यहाँ पे उस पर्टिकुलर उस वर्ड को लिखा था जो चेंज करके डाला हुआ था, तो और फिर उन्होंने रिप्लेस ऑल कर दिया था। समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं गो टू की। गो टू के अंदर क्या होता है, मुझे पर्टिकुलर किस पैराग्राफ पे, किस लाइन पे, किस सेक्शन पे जहाँ जाना है, मैं उस नंबर को लिख दूँगा। मान लो मुझे जाना है लाइन पे, तो यहाँ पे लाइन पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ 4 नंबर लाइन। जैसे ही मैं यहाँ पे 4 करके गो टू पे क्लिक करूँगा तो पर्टिकुलर मैं उस पेज के अंदर 4th नंबर लाइन पे जा चुका हूँ। देखो ये मैं 4th नंबर लाइन पे आ चुका हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 10, और जैसे मैं गो टू पे क्लिक करूँगा, अगर यहाँ मेरे पास पेज में 10 लाइनें होंगी तो मैं 10वीं लाइन पे जा चुका हूँ। काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 लाइनें आ चुकी हैं। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये तीनों ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे। तो फाइंड और रिप्लेस ये दोनों ऑप्शन वहीं मिल गए थे हमें। सो वापस सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से हमने सेलेक्ट किया, और एक ही क्लिक में सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। और एक हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ, अगर मैं ए पे क्लिक कर दूँगा तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा होम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने होम के बारे में लगभग सारी चीज़ों को अच्छे से समझा है। कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो तो कमेंट में टाइप करके मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को की पूरी हेल्प करूँगा।